Greeting students, I am Mithilesh Kumar Singh, faculty of CSAT. I am teaching, training and mentoring of civil services aspirants over 19 years. Today, I will discuss about CSAT paper. I am associated with Swami Vivekananda Institutes. CSAT is the integral part of civil services examination, consists of 200 marks. Out of 200 marks, completely 80 questions have asked in UPSC CSAT paper, comprising maths, reasoning and reading comprehension. Out of 80 questions, 54 questions asked from maths plus reasoning, and the remaining 26 to 27 questions asked from reading comprehension. CSAT is challenging paper. Challenging means that those students who have qualified in GS paper but failed in CSAT paper, which have not qualified for the mains examination, because the condition is, it is mandatory that you will have achieved 66% marks in CSAT paper for qualify. Less than 66% marks, anyone who have a score less than 66% marks considered fail. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज के डेट में CSAT बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट हो चुका है सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशंस में. सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशंस में 2 पेपर्स होते हैं. पेपर 1 GS एंड पेपर 2 CSAT पेपर होता है. CSAT पेपर में आप देखेंगे टोटल 200 मार्क्स होते हैं एंड टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं. Out of 80 questions, they are divided in 3 parts: maths, reasoning and reading comprehension. ये दोनों मिलाकर अप्रॉक्स लगभग 53 to 54 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड रिमेनिंग आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस लगभग 26 to 27 क्वेश्चंस इस पार्ट से पूछे जाते हैं. एक चीज याद रखें आप, यह मैंडेटरी है कि आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना ही होगा और इसके लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको 66 मार्क्स लाना आवश्यक है. दैट इज मैंडेटरी, आप ये कह सकते हैं. ये 66 मीन्स आउट ऑफ 200, याद रखेंगे आउट ऑफ 200 मीन्स कि इतना लाना जरूरी है. याद रखेंगे टोटल 66 मार्क्स लाना जरूरी है क्योंकि ये 33% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए होता है. मीन्स टोटल आउट ऑफ 133 है, मीन्स 200 मार्क्स में आपको 66 मार्क्स लाना बहुत जरूरी है. अगर एनीवन कोई भी अगर 66 से कम मार्क्स लाता है, सपोज 65.5, 65.6, he and she, he or she will be considered fail. इसमें कोई दो मत नहीं कि वो चाहे आप जीएस पेपर में जितना अधिक से अधिक ले आए, बट अगर CSAT में अगर वो फेल कर गया है तो वह फेल्योर सिद्ध होगा. इसमें कोई दो मत नहीं है. हाँ, मैं आपको यह बता देना चाहूं कि शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें CSAT के पेपर में जानकारी नहीं होगी. ये जरूर याद रखें कि बहुत ही चैलेंजिंग पेपर है ये, और मैं आपको ऐसा जो मैंने डेवलप किया है मेथड, उसके अकॉर्डिंग यू कैन डू इन ए स्मूथली एंड इजी मेथड. बहुत ही कम समय में अच्छी स्कोर आप कर सकते हैं.
याद रखेंगे, फॉर मेनी स्टूडेंट्स टुडे CSAT is proven CSAT is proving a big development, big establishing block. बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आज के डेट में CSAT बहुत ही मुश्किलें क्रिएट कर रहा है, मुश्किलें पैदा कर रहा है। इसके लिए जो इसकी तकनीक है, जो मेथड्स है, वो लोग अप्लाई नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं कर लूंगा, बट याद रखें यूपीएससी CSAT में फॉर्मूले नहीं के बराबर यूज होते हैं। वहां सिर्फ आपको अपनी टेक्निक, अपनी मेथड ऐसी यूज करनी पड़ेगी, और मैं आपको काफी कम समय में जो मैंने डेवलप किया है मेथड, उसके अकॉर्डिंग आप कम समय में कर सकते हैं। जैसे मैं इस शीट में मैंने कुछ प्रीवियस पेपर्स को भी मैंने इंक्लूड किया है। प्रीवियस पेपर मींस कि अप्रॉक्स लगभग 2020 से लेकर अब तक 2023 तक मैंने उनके कुछ नमूने, उनके कुछ प्रश्न, उनके कुछ क्वेश्चंस मैंने इस शीट में दिया है, ताकि आप देख सकें, समझ सकें कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड हाउ कैन यू सॉल्व इट। बहुत कम समय में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा है ये। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, a class starts at 11 a.m. and lasts till 2:27 p.m. for periods of equal duration are held during this interval. After every period, a rest of 5 minutes is given to the students. The exact duration of each period is, इस क्वेश्चन में यह कही गई है कि एक क्लास सुबह 11 बजे शुरू होती है और दोपहर 2:27 तक चलती है। इस अंतराल में चार समान अवधि के पीरियड होते हैं, और प्रत्येक पीरियड के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। तो बता दें प्रत्येक पीरियड की ठीक ठीक अवधि क्या हो सकती है। ठीक, एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ इच पीरियड इज क्या हो सकता है। जैसे अब देखें, सपोज आपके पास इन्होंने पूछा है एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ इच पीरियड क्या हो सकता है। तो पहले मैं देखा कि 11, यहां देखें आपके पास ये टाइम 11 AM, सुबह 11 बजे से दोपहर 2:27 तक का ये समय दिया गया है। लेकिन ये इसमें इंक्लूड है, जो आपको ब्रेक दिया गया है वो इससे आपको निकालना है, जो विश्राम दी गई है इसके लिए 5 मिनट का ब्रेक अलग से दिया गया है, वो आपको हटाकर बताना है कि एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड क्लास का कितनी देर का हुआ है। अब आप देखें यहां पर, ये तो आपके पास ये दिया गया, यहां मिनट में दी गई है और यहां भी मिनट में दी गई है, मींस आपको मिनट में ही आंसर देना है। तो सबसे पहले देख लें कि ये 11 AM से लेकर 2:27 PM तक आपके पास ये दिया गया है। तो 11 AM से लेकर 12 PM तक ये आपके पास टोटल 1 घंटे का होगा, और 1 आवर का मीन्स है कि ये टोटल 60 मिनट्स का होगा। सेकेंड, अब 12 to 1 PM के लिए फिर है 1 घंटे का समय, चूंकि 11 to 12, 12 to 1 ये कंप्लीटली 1 घंटे का है, जिसे आप कह सकते हैं कि ये भी 60 मिनट्स का होगा। 1 to 2 PM आपके पास ये भी 1 घंटे का है और ये भी 60 मिनट्स का होगा। अब आपके पास लास्ट फेज में ये बचा है 2 PM to 2:27 PM तक, मीन्स टोटल आपके पास जो है ये सिर्फ 27 मिनट्स का होगा। मीन्स कि ये 27 मिनट्स, मीन्स कि स्टार्टिंग फ्रॉम 11 AM टू 2:27 PM तक
आपके पास टोटल ये हो रहा है 7, 6 3 जा 18 प्लस 2 207 मिनट्स टोटल दिए गए हैं। इनमें से ये कही गई है कि प्रत्येक पीरियड के बाद, प्रत्येक अवधि के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है, विश्राम दिया जा रहा है। तो गौर से देखें आप, पहली घंटी के बाद, पहली पीरियड के बाद आपको 5 मिनट्स का ब्रेक दिया जाएगा, दूसरी पीरियड के बाद भी 5 मिनट्स का ब्रेक दिया जाएगा। ठीक है, टोटल 4 पीरियड याद रखें। थर्ड पीरियड के बाद, तीसरी अवधि के बाद फिर आपको दिया जाएगा 5 मिनट्स का ब्रेक। बट लेकिन फोर्थ पीरियड के बाद आपको ब्रेक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपके क्लास समाप्त हो जाएंगे तो आप सीधे घर जाएं या स्कूल से, इस क्लास से बाहर चले जाएं। मींस टोटल ब्रेक आपको जो मिला है यहां पर टोटल 207 मिनट्स में आपको सिर्फ ये दिखाना है कि आपको ब्रेक मिला फर्स्ट पीरियड के बाद, सेकेंड पीरियड के बाद एंड देन थर्ड पीरियड के बाद मिला है। फोर्थ पीरियड के बाद मुझे ब्रेक की आवश्यकता नहीं है। मींस 5 5 5 टोटल 15 मिनट्स का ब्रेक दिया गया है आपको। मींस ये आपके पास हो गया 9 और ये हो गया 1। मींस टोटल 4 पीरियड्स में जो मेरी क्लास चली है वो 192 मिनट्स की क्लास हुई है मेरी टोटल। और आपने कहा था कि टोटल पीरियड कितने हैं, सो इट इज डिवाइडेड बाई 4 और ये होगा 4 4 जा 16, सो रिमेनिंग विल बी 3 3 2 मींस 48 मिनट्स की मेरी जो क्लास चली है वो सिर्फ 48 मिनट्स पर पीरियड की क्लास हुई है। याद रखेंगे आप, मींस कि आप 15 मिनट्स ब्रेक कर देंगे तो आपके जो रियल पिक्चर है वो बिल्कुल आपके सामने दिखेगा कि सिर्फ मेरी जो क्लास चली कंप्लीट वो 192 मिनट्स का हुआ है। और 4 पीरियड्स के लिए ऑलवेज डिवाइडेड बाई 4 मींस कि एक क्लास जो मेरी चली वो सिर्फ 48 मिनट्स का हुआ है। सो माय आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ओके, एनी डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे कही गई है कि ये सीसेट 2020 में है। तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा, इन्होंने कहा है अ डिजिट, तो लोगों को यह पता करना पड़ेगा कि डिजिट है क्या। डिजिट मींस कि विच इज, जो डिजिट्स होते हैं टोटल मेरे पास वो होते हैं 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यही डिजिट्स होते हैं मेरे पास। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 मींस 0 से लेकर, मींस इंक्लूडिंग 0 टिल 9, 0 से लेकर 9 तक आपके पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट, क्वेश्चन ये कह रहा है प्रश्न अ डिजिट, एक डिजिट, एक अंक विच इज ग्रेटर देन, मींस जो अंक वो कह रहा है, कंडीशन ये है कि n मान ली गई है और n ग्रेटर देन 3 है। वो अंक n ग्रेटर देन 3 मींस अगर ग्रेटर देन 3 है अंक में तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, क्योंकि 3 से बड़ी संख्या चाहिए। और ये क्वेश्चन देखे आपके सामने सीसेट 2020 में पूछी गई है। तो सबसे पहले डिजिट जानना जरूरी था। अब डिजिट मैंने लिख दिया 0 to 9। अब आपके कंडीशंस ये हैं कि विच इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, 0 1 2 एंड 3 को हटा दिया। अब आपके पास बच गए 4 5 6 7 8 एंड 9। अब ये कही गई है नेक्स्ट कि विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, जो कि 3 से पूरी तरह विभाजित है। इसका मतलब 4 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 3 से डिविजिबल नहीं है, 6 डिविजिबल है, 7 डिविजिबल 3 से नहीं है, 8 3 से डिविजिबल नहीं है, मींस 9 डिविजिबल। मींस कि अब जो कंडीशन इस लाइन तक यहां तक था कि विच इज डिविजिबल बाई 3, 3 से पूरी तरह विभाजित है। तो ये 0 to 9 के बीच में 0 to 3 तो पहले आपने हटा दिया। अब 4 से लेकर 9 तक जो बचा उसमें सिर्फ 6 और 9 यही दोनों डिवाइड हो रहे हैं 3 से। बट द नेक्स्ट स्टेप ये कहना चाह रहा है कि बट नॉट डिविजिबल बाई 6,
लेकिन वह 6 से भी डिवाइड नहीं है, इसका अर्थ है यह भी चला जाएगा मेरा। तो मेरे पास सिर्फ एक डिजिट बचा और वहां पे कहा भी जा रहा है अ डिजिट, मीन सिर्फ एक डिजिट क्या बचा 9। अब कंडीशन है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ये कहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको ऑप्शन से चलना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4। तो याद रखें आपके पास सिर्फ 9 एक डिजिट है। अब अगर यहां पे n के प्लेस पर अगर 9 पुट करते हैं देन 2 इंटू 9 18, बट विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4। द कंडीशन यह है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, मींस दैट इज रॉन्ग। सेकेंड 3n, और इसने कहा है 3 इंटू 9, सो इज इक्वल टू 27। इट इज ऑल्सो, यह भी 4 से डिवाइड नहीं है, चूंकि 4 के टेबल में 27 नहीं आता। देन आपके पास है सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 2n प्लस 4 मीन्स 3 इंटू 9 प्लस 4 मीन्स 3 9 27 and plus 4, so that is 31, which is also not exactly divisible by 4। यह भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब मेरे पास लास्ट बचा, इसे भी चेक कर लिया जाए क्या कहा जा रहा है। 3 इंटू 9 प्लस 1 मीन्स 3 9 27 प्लस 1 28, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 4 के टेबल में 28 आता है। 4 7 28, सो डी इज द करेक्ट आंसर। देख लिया आपने, आपको सिर्फ अपनी टेक्निक यूज करनी है। मैंने कहा कि आई हैव डेवलप्ड मेनी ट्रिक्स related to this one but not formula। I have always used applications with tricks। याद रखेंगे आप, फॉर्मूले की आवश्यकता यूपीएससी में नहीं चलती, बहुत रेयर टू रेयर केसेज में कभी हुआ तो हुआ, अदरवाइज आपको अपने मेंटर वर्क के थ्रू आपको बताना है ये, और आप एप्लीकेशंस यूज करें, बहुत अच्छी आपको सफलता मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे, यू विल सक्सेस इन दिस सीसाइड पेपर फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यूज ऑफ। अब देखिए ये क्वेश्चन सीसाइड 2023, क्योंकि अभी 2024 का पेपर हुआ नहीं है। फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाई। अब कहा गया है कि एक्स वाई और जेड के मानों के, उनके वैल्यूज के किसी भी चॉइस के लिए, चयन के लिए एक्स वाई जेड के रूप की 6 अंकों की संख्या किससे अभाज्य है। तो याद रखें, इसके लिए आपका नंबर सिस्टम बेसिक होना बहुत जरूरी है। मैंने नंबर सिस्टम के ही, नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति से और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अप्रॉक्स लगभग 8 to 9 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को सबसे पहले लिया है। अब आपके देखें, इन्होंने कहा कुछ आपके पास मेथड होनी चाहिए, कुछ जानकारी है आपको, तो याद रखेंगे 3 अंकों 3 डिजिट्स, आइदर वो सेम हो और डिफरेंट, 3 डिजिट्स विच इज रिपीटेड एज 2 टाइम्स, मीन्स ये 3 अंकों वाली संख्या अगर ये 2 बार इसकी रिपीटिशन होती है तो याद रखें वो 3 डिजिट से डिवाइड होती है, 7 11 एंड 13। सपोज जैसे मान लिया जाए 1 2 3 एक्स वाई जेड 1 2 3, ये 101% 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा एंड 13 से भी। ऐसा नहीं कि 1 2 3 आप कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लें, कंसेक्यूटिव डिजिट्स ले लें, दैट इज नो। हो सकता है ऐसा कि आप ये भी ले सकते हैं 254 254, किसी भी तरह का 371 371 111 111, आप यही ले सकते हैं। आप मीन्स कि ये याद रखें कि 3 डिजिट नंबर विच इज रिपीटेड एट 2 टाइम्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 11 और 13 से डिवाइड होती है। तो ये जानकारी आपको अगर होगी तभी तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप फिर सारे कैलकुलेट करेंगे, सारे ऑप्शंस को लेकर चलेंगे तो आपके समय इसीलिए वेस्ट हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। एंड देन लोग ये फील करते हैं, लोग ये हल्ला करते हैं मार्केट में कि बहुत मुश्किलें आ रही हैं। मुश्किलें आसान हो सकती है, इसके लिए आप उसके टेक्निक को यूज करेंगे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखें यहां पे, तो इसके आंसर्स हो जाएंगे डी, क्योंकि मैंने कहा है कि 3 डिजिट नंबर अगर 2 टाइम्स अगर रिपीट होती है तो याद रखें 7, 11 एंड 13 से वो 101% डिवाइड होता है। अब सेम क्वेश्चन देखें, सेम ईयर 2023 में भी जो क्वेश्चन पूछी गई, 23 का मैंने, ये दूसरा क्वेश्चन है। आपको ये लगा कि बहुत मुश्किलें आ रही है, मुश्किलें आसान हो सकती हैं, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, ये एफर्ट आपके तरफ से होनी चाहिए। यदि मैंने आपसे शुरू में ही कहा है कि आई हैव डेवलप्ड द मेनी स्मूथली एंड ट्रिकी मेथड, इजी मेथड, सो यू कैन अचीव फ्रॉम मी। आप आ सकते हैं, ये याद रखेंगे, आप कर सकते हैं। आप जब बैठे मेरे साथ, जो भी डाउट्स होगा सारे आपके क्लियर होंगे और आप खुश होकर जाएंगे। ये कही गई है कि इफ एबीसी एंड डीईएफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर्स सच दैट ए बी सी डी ई एंड एफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर देखें यहां पे क्या दिया है, 3 डिजिट नंबर। तो ये जानना पहले आपको जरूरी है कि वो नंबर जो होनी चाहिए, जो संख्या होनी चाहिए, वो 3 अंकों की होनी चाहिए। और कंडीशन और है, डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग। नॉन जीरो, नॉन जीरो मींस कि डिजिट आपको मैंने बताया था कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये आपके पास है। तो आपने कहा सारे डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, मैंने मान लिया सारे डिफरेंट होने चाहिए। एक कंडीशन और आ गया, नॉन जीरो, सो ये नहीं चलेगा, नॉन जीरो ये नहीं चलेगा। अब आपके पास यहां दिया गया है कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि ए बी सी प्लस डी ई एंड एफ आपके पास ये है, और ये कही गई है कि ये आपके पास 1 1 1 1। एक चीज आप याद रखें, 4th क्लास 5th 6th 7th क्लास तक हम लोग यही पढ़ते हैं कि अगर ये 3 डिजिट्स का है और अगर ये रिजल्ट इसका 4 डिजिट्स में आ रहा है, तो सबसे लेफ्ट हैंड पे जो होगा, तो सबसे बाईं तरफ होगा, वो अगर 4 डिजिट का है तो निश्चित रूप से यहां पे आएगा, इसके सामने 2 अंकों वाली संख्या बनेगी, याद रखेंगे। बाकी सब सिंगल सिंगल, ऐसा ना कि राइट में आप कर दे 2 अंकों वाली संख्या तो वो गलत हो जाएगा। चलिए अब देखता हूं, जैसे देखें आप सारे डिफरेंट है, ए बी सी डी ई एफ, और आपसे यह भी कही है कि सबके डिफरेंट डिजिट्स भी होने चाहिए, ठीक है। बट यहां पे कही गई कि ये आप ये बता दें कि ये सबका, इन्होंने अलग अलग नहीं पूछा है कि आप ए बी सी डी ई और एफ का वैल्यू बताएं, आप ऐसा बताएं कि ए बी सी डी ई एफ का सम जो है इट शुड बी आइदर 28 29 30 31 है, ये आपको बताना है मुझे। तो सबसे देखिए कैसे कर सकते हैं, अगर आप एक एक पार्ट को शुरू करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम, ज्यादा वक्त लगेगा और वो आपके लिए परेशानी शुरू हो जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, एक चीज गौर करें आप कि अगर ये सी और एफ है और आपने कहा है कि 0 इसमें नहीं होना चाहिए, यहां देखें आपने कहा नॉन जीरो, नॉन जीरो मींस मैंने पहले इसको ये किया, मींस अब अगर आप यहां कोई भी डिजिट रखेंगे 0 को छोड़कर तो 1 ऐसे नहीं आ पाएगा, मींस कि या तो 3 8 होगा, देन 3 + 8, या 8 + 3 11, या 7 + 4, या 4 + 7, इस तरह से लेकर चलना पड़ेगा आपको। तो आपके लिए मुश्किलें आसान नहीं होगी, थोड़ा सा वो समय ज्यादा ले लेगा। हो सकता है इसमें ज्यादा समय देंगे, जहां आपकी नीड ज्यादा है वहां आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो आप ये देखें ऐसे केस में कि ये C + F, तो निश्चित रूप से अगर 2 डिजिट का होगा इट शुड बी 11, इसमें कोई दो मत नहीं। अगर ये 11 है तो 11 का 1 और कैरी ओवर यहां पे कितना हो जाएगा 1, यही होता आया है 1। अब आप यहां देखें बी ए, इन दोनों, चूंकि 1 यहां है और यहां अगर 11 है, मींस इन दोनों को मिलाकर निश्चित रूप से 10 आना चाहिए, क्योंकि ये दो चाहे जो भी डिजिट्स हो, आई डोंट नो वो क्या है क्या नहीं, मुझे करना भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 10 आनी चाहिए। और ये यहां 11 है जबकि 1 मेरे पास पहले से है, मींस कि 10 + 1, 10 + 1
11 मीन्स बी एंड ई, मेरे पास ये दोनों मिलाकर होना चाहिए कितना 10, क्योंकि ये 11 1 कैरी ओवर 1, ये दोनों अगर 10 होगा तभी तो 10 प्लस 1 जो पहले से मेरे पास अवेलेबल है प्लस 1 11 का 1, इसका मतलब यहां भी एक कैरी ओवर 1 आएगा, और जब यहां पे 1 है तो फिर ये दोनों मिलकर कितना आना चाहिए मेरे पास 10 आना चाहिए, क्योंकि 10 प्लस 1 11 मीन्स कि a प्लस डी ये भी मेरे पास आना चाहिए 10। अब देखिए सारे हैं ए बी सी डी ई एफ सारा मिल गया, और ये कहा गया कितना आना चाहिए, तो आप देखेंगे 1 प्लस 0 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा 31। सो माय आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट्स, कुछ पूछना है? चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 5। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं यूपीएससी सीसैट 2020 में। हाउ कैन यू सॉल्व दिस, कैसे आप इसे कर सकते हैं? अब इसके लिए बहुत ज्यादा एक चीज याद रखेंगे कि 1.27 यही यहां पे कंटिन्यू कर रहा है। इसका अर्थ है कि दैट इज द वुल्गर मेथड, कि आप इसे कह सकते हैं 1.27 और इन दोनों के ऊपर आप या तो ऐसे कर दें या फिर वार लगा दें। आप तो आप देखेंगे ऐसे केस में कि ऑलवेज ऐसे केस में क्या होता है कि दैट इज द कंप्लीट नंबर, और जब डेसिमल से स्टार्ट होता है कोई दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट नंबर। जैसे 1/3, आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे देन 0.033, इसका मतलब ये क्या होगा इनकम्प्लीट। तो जितने भी इनकम्प्लीट के बाद ही ये बार लगते हैं मींस ये कंप्लीट नंबर हो गया, और यहां करेंगे 27। याद रखें पारिज स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीमली राइट, मेरे बिल्कुल राइट से स्टार्ट होता है ये। तो 1 बार के लिए 19 एंड 2 के लिए 2, ये 2 नहीं मींस 1 डिजिट एंड ऑल्सो 1 डिजिट, 2 डिजिट फॉर 99। अगर सपोज इन केस कि यहां पे 3 होता देन यहां पे 999 हम लोग लिखते मींस डायरेक्ट 9 3 जा 27 एंड 9 11 9 जा 91 मींस कि 1 कंप्लीट 3/11 एंड 11 इंटू 1 11 प्लस 3 14/11, और आप देखें यही आपके आंसर्स आ जा रहे हैं। अब आप अगर यहां पे ये लेकर चलेंगे कि 100x 10x 1x 100x माइनस 10x, तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि इसके बावजूद आपको प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ी सी अगर मिस्टेक्स होती है, थोड़ी सी गलतियां अगर हो जाती है तो उसके लिए पूरे उस क्वेश्चन के लिए ज्यादा वक्त देना पड़ता है। याद रखें मेरे पास बहुत कम समय तो है, लेकिन इसके लिए अगर 66 मार्क्स चाहिए मींस आउट ऑफ 100 33% मार्क्स इनके लिए बिल्कुल स्कोर ये मैंडेटरी है। तो आउट ऑफ 200 मुझे 66 चाहिए, और मैंने आपसे कहा है कि लेस देन 66 यूपीएससी को मंजूर नहीं है। याद रखेंगे उनका कहना है कि एग्जैक्ट 66 चाहिए, आप ज्यादा ले आए रखा है उसकी आवश्यकता मुझे नहीं है, लेकिन 66 ही आना चाहिए, उससे अगर कम है तो वो सरकार नहीं बनेगी, गिर जाएगी। याद रखेंगे आप। अब यहां पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके देखिए ये क्वेश्चन सीसैट 2020 जो आज के डेट में आपके साथ चल रहा है, ये इन्होंने कहा है इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चन। याद रखें आप में 80 क्वेश्चंस आते हैं। इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप सीसैट की बात कर रहा हूं, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चंस 5 marks are allotted for every correct answer and 2 marks are deducted from every wrong answer. After attempting all the 90 questions, a student got a total of 387 marks. Then what is the number of इनकरेक्ट रेस्पॉन्स? आपसे यह कही गई है कि कुल आपको 90 प्रश्न दिए गए हैं, और अगर आप सही टिक करते हैं तो इसके लिए आपको 5 मार्क्स 5 अंक दिए जाएंगे।
और अगर आपने गलत अटेम्प्ट कर लिया तो आप खुद देखें, अगर मैंने गलत अटेम्प्ट किया तो 5 मार्क्स तो वो भी चला गया, अपने आप चला गया गेट से बाहर। अगर मैंने करेक्ट किया तो मुझे 5 मार्क्स मिल गए, अगर मैंने गलत किया तो 5 मार्क्स तो वो गए ही, और प्लस में 2 मार्क्स आपको पेनल्टी भी दिया जाएगा, लिया जाएगा आपसे ही, जो आपने अब तक अर्जित करके रखा है, देना आपको ही है, इसमें कोई दो मत नहीं। यूपीएससी में भी ऐसा है, हमारे सीसेट में 1/3 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है, होता है, पेनल्टी देना ही पड़ेगा। आपको अगर सही मिला तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया ठीक है, मुझे आवश्यकता नहीं है कि आप में मैं कुछ भी ये करूं, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट गलत कर दिया तो 5 मार्क्स मेरा वो भी जाएगा, और साथ में 2 मार्क्स जो आपके पास पहले से है या आने वाला है या नहीं है, वो इतना कटेगा ही। मींस टोटल अगर अटेम्प्ट गलत होने पे 7 मार्क्स आपसे डिडक्ट किए जाएंगे, लिए जाएंगे आपसे, काटे जाएंगे आपका। तो याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप कई तरीकों से कर सकते हैं, बट लेंदी मेथड भी हो सकता है कि मैंने माना x करेक्ट है तो इनकरेक्ट 90 माइनस x, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब देखिए एप्लीकेशंस कैसे यूज करें। अब यहां पे कितना है कि यू हैव अटेम्प्ट ऑल द 90 क्वेश्चन, आफ्टर अटेम्प्टिंग यू हैव अटेम्प्ट ऑल द 90 क्वेश्चंस, a student got total of 387। सपोज कि अगर 90 के 90 क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे मेरे करेक्ट हो जाते, और 90 क्वेश्चंस अगर मेरे करेक्ट हो जाते, देन मैं कितना पाता, मैं पाता टोटल 450 मार्क्स मिलता मुझे। अगर सारे के सारे 90 मार्क्स मेरे अगर क्वेश्चंस 90 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते तो टोटल मार्क्स मुझे मिलता कितना, 450, 500, 5 9 जा 45, मीन्स 450 मार्क्स मुझे मिल जाते और मैं खुश होकर घर जाता, मेरे पास रिजल्ट आता, हम सबको दिखाते, देखो। बट आना चाहिए था इतना, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, आपको मिला कितना, 387, मीन्स कि आपने कितना कम पाया, 10 - 7 3 and 14 - 8 6 and 3 into 3 0, मीन्स कि आपके 63 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। इसका मतलब चूंकि आपने पहले ही बोला कि मैंने कुल क्वेश्चन सारे प्रश्नों को मैंने अटेम्प्ट किया है, तो आना चाहिए था 450, लेकिन अगर इतना 387 अगर मुझे आ रहा है तो 63 मार्क्स जो मेरा डिडक्ट हुआ है, इसका मतलब मैंने अटेम्प्ट कुछ किया है, और जो मैंने अटेम्प्ट किया वो रॉन्ग हो गया है, याद रखें आप। मीन्स कि आपके पास यहां पे कही गई तो 63 तो इतना कटा किसके कारण, 5 + 2, मीन्स 63 - 7, और ये हो गया, इसका मतलब 9 क्वेश्चंस आपने जो अटेम्प्ट किया, टोटल 90 क्वेश्चंस में 80 क्वेश्चंस तो ठीक है आपके करेक्ट हैं, लेकिन 9 क्वेश्चंस जो आपने उसमें अटेम्प्ट किया वो गलत हो गया। मीन्स कि 81 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो गए और 9 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो गए, टोटल हो गया ये 90 क्वेश्चंस। मीन्स अगर 81 क्वेश्चंस मुझे मिला है, इसका मतलब आप इसमें कर ले 5 से और इसमें कर ले 7 से, आपके आ जाएंगे सारे आंसर्स। मीन्स कि यही 9 क्वेश्चन जो गलत हुआ है, मुझे अटेम्प्ट अगर मैं नहीं करता तो मुझे 81 क्वेश्चंस का अलग से ये हो जाता, ठीक है, उसमें डिडक्ट नहीं होता। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जाना आपके ही पॉकेट से है, याद रखें, आपके पॉकेट से जाना है या जैसे भी, पेनाल्टी तो आपको देना ही पड़ेगा। हो गया क्लियर? ये मींस कि ये 63 जो मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, ये आपने अटेम्प्ट गलत किया, और अटेम्प्ट कि उस क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन पे 5 प्लस रॉन्ग आंसर के पेनल्टी 2, 7 मार्क्स एक क्वेश्चन में कटे, इसलिए 9 क्वेश्चंस के लिए मेरे पास कितने कटे, 63। इसलिए ये इतना आपने रॉन्ग, आपने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किया।
डन। अब आपके पास ये है। चलिए, अगर यहां पूछी जाती कि आप बता दें कुल सही उत्तर उन्होंने कितना दिया है, तो मेरे आंसर क्या हो जाते? 81। रॉन्ग पूछा, ये मेरे पास आंसर आ गए। इसका मतलब अब ये मेरा रियल आंसर है और ये मेरा नहीं होगा, क्योंकि 81 करेक्ट के लिए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आप देख लें यहां पर। इन्होंने कहा है कि 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ये आपके पास है। एंड देन अगर ये, तो हम लोग ऐसे करते थे 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9 की यहां से ऐसे डिवाइड करते थे। दैट इज नॉट पॉसिबल, याद रखेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इतना मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या रूल्स होगा कि ये डिवाइडेड बाई 1, 2, 6, 1। तो इसके लिए उस टेबल्स पे भी नजर रखनी पड़ेगी। मैं देख रहा हूं कि ये 91 से डिवाइड, 91 भी डिविजिबल है, 92 भी है, 93 भी, 94, ये 95, 96, 97 ये छोड़कर बाकी लगभग सारे डिविजिबल हैं। हम किसी एक को लेकर देखें, जैसे अगर ये देखता हूं तो ये मेरे पास 13 से लग रहा डिवाइड हो सकता है, 13 7 जा, तो यहां भी देखते हैं, अदरवाइज फिर इसे लेकर चलेंगे। बट यहां पे इवन नंबर और यहां ऑड नंबर, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो 13 को देखते हैं, तो 13 9 जा 117 और यहां पे 1261। अगर 13 से आप करते हैं तो 117 आएगा, मीन्स यहां 91 हो जाएगा। मीन्स कि 13 7 जा एंड 13 इंटू 91। फिर यहां पे हो जाएगा आपके पास, ये कटेगा 13 कितना हो गया, 13 7 जा 13 9 जा और फिर 91 मीन्स 13 3 जा, ये जाएगा। तो याद रखें 13 3 मीन्स कि अब ये भी जा सकता है आपके साथ, मीन्स कि नीचे मेरे पास क्या आ गया 1। किसी भी नंबर, सपोज 2 डिवाइडेड बाई 1, 1 2 जा 2, रिमाइंडर क्या आएगा 0। 1 अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें 5 4 6 9, ये वही आएगा। और जब यहां पे इतना आएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 0। इसलिए एनी डिजिट व्हेन डिवाइडेड बाई 1 the remainder should be 0. So my answer D is the correct answer. ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चंस को देखें, कितने सारे क्वेश्चंस मैंने कहा था कि आई हैव एडेड सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन दिस शीट। इस शीट में मैंने कुछ जो पहले पूछे गए हैं यूपीएससी सी सेट में, मैंने वो भी यहां पे रख दिया ताकि आपको ये जानकारी मिल सके कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे इसे सॉल्व किया जाए। अब देखिए यहां पर इन्होंने कहा है, ये भी देखिए सीधे 2023 का अप्रोक्स लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस मैंने दे रखा है। आप देखिए इन्होंने कहा है पी क्यू आर एंड एस आर सिंगल डिजिट पॉजिटिव, मीन्स कि फिर आपके पास आ गया डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आपके पास 4 डिजिट है पी क्यू आर एंड एस, डिस्टिंक्ट डिफरेंट सिंगल डिजिट पॉजिटिव, मीन सारे यूज हो सकते हैं अभी तक। बट देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस वन? यदि पी क्यू आर और एस अलग अलग एकल मीन सिंगल अंकीय धनात्मक संख्या है, सिंगल पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर सिंगल पॉजिटिव इंटीजर्स है यहां पे पी प्लस क्यू आर और एस, लेकिन आपसे कहा गया है क्या ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट के लिए अगर ही होगा तो मैक्सिमम यही मेरे पास होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, कि मींस यहां तक में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर आएगा तो सबसे ज्यादा इसके लिए आएगा, देन इसलिए हम किसे लेकर चलेंगे 6 7 8 एंड 9। अब ये देखिए यहां पर उन्होंने कहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसलिए ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए सबसे बड़ी डिजिट्स को आपको लेकर चलना पड़ेगा, जो कि यहां पे 4 डिजिट्स होंगे 1 2 3 एंड 4। मैं देखता हूं पहले
आपने कहा है P प्लस Q R प्लस S। अब यहां चलिए मैं स्टार्ट करता हूं केस 1। पहले 6 प्लस 7 8 प्लस 9, ये आपके पास आ रहा है 13 इंटू, ये चूंकि यहां इंटू होगा, इंटू 17, ये इतना आ रहा है। चलिए केस 2 और भी देखकर देखते हैं मैक्सिमम कितना हो सकता है। मैं सेकेंड भी लेकर चलता हूं। अब मैं लेकर चलता हूं 6 प्लस 8, मैंने ये वैल्यू चेंज कर दिया, या 8 प्लस 6, तो बाकी जो अगर 6 और 8 हो गया तो नेक्स्ट मेरे पास बचा 7 प्लस 9, मीन 6 एंड 8 14 इंटू 16, 14 6 जब 14 6, देन 14 एंड 14 प्लस 14 आपके पास है, ये देखें 224। ठीक है, 6 4 जा 24 4 2 6 1 जा 6 प्लस 2 8 1 4 1 1, मीन्स मेरे पास 224। तो ये दो मेरे पास आ चुके हैं। अब आप देखें, ये था, याद रखें 2 2 1 2 2 1, और ये आपके पास है 2 2 4। केस 3 और भी देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। अब मैंने 6 7 लिया, 6 8 लिया, अब एक बार 6 9 लेकर देखता हूं। 6 प्लस 9, तो नेक्स्ट क्या बचा, 7 प्लस 8, 15 इंटू 15 एंड दैट इज 225। इससे ज्यादा नहीं बन पाएगा। अब अकॉर्डिंग टू यू, इन्होंने कहा देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए मैंने सबसे बड़ी डिजिट्स को ले लिया, और उसके बाद मेरे पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। 221 जो कि इसमें अवेलेबल है, 224 ये भी इसमें अवेलेबल है, 225 इसमें भी अवेलेबल है। अब कई बार स्टूडेंट्स को लगता है चलो किसी पे टिक कर दे, नहीं, अगर सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा तो ये इनके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा, और ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। सो 225 इज द करेक्ट आंसर। ये मेरे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप हमारे इंस्टीट्यूट स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट से आप जुड़े, आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। और जो टेक्निक आपने देखा, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूं कि आप जीएस में चाहे जितने भी मार्क्स ले आए, अगर सी सेट में अगर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो वह फेल होगा, वो यूपीएससी में फेल दिखाई देगा। याद रखेंगे उनके रिजल्ट में कि एनीवन हु हैव अचीव्ड मैक्सिमम मार्क्स इन जीएस पेपर बट फेल्ड इन सी सेट पेपर, ही और सी विल बी कंसीडर्ड फेल। इसलिए आप आए और मेरी जो डेवलप ट्रिक्स है, जो मेथड्स हैं, जो एप्लीकेशंस में यूज करता हूं विदाउट फॉर्मूले, आप मेरे साथ जुड़े। थैंक यू।